हो सकता है अशोक अपनी अच्छाई प्रदर्शित करने के लिए अभिलेखों के माध्यम से अपना प्रचार किया हो। ठीक है, इस तरह से हमें अगर हम सब पर शक करने लगेंगे, सबकी आलोचना करने लगेंगे, तो शायद इतिहास लिख पाना, जान पाना या इतिहास के बारे में समझ पाना तो असंभव हो जाएगा। ठीक है ना, यही कारण है कि हमें अभिलेखों पर विश्वास करना पड़ेगा और निश्चय ही समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उसके शौर्य और पराक्रम की जो कथा या गौरव गाथा लिखी गई है, उनके तथ्यों को स्वीकार करना पड़ेगा। अर्थात समुद्रगुप्त का जो इतिहास वर्णित है वो है प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक सचिव हरिसेन ने इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है ना, इसी प्रयाग प्रशस्ति में यह वर्णित है कि समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने अन्य भाइयों को दरकिनार करते हुए समुद्रगुप्त की योग्यता को पहचानते हुए समुद्रगुप्त को उन्होंने शासक बनाया। हालांकि यह भी माना जाता है कि उसके बड़े भाई काच ने विद्रोह कर दिया, जिसको समुद्रगुप्त ने आसानी से दबा दिया। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में वे समस्त तथ्य मौजूद हैं जो समुद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करते हैं। पिता द्वारा प्राप्त एक छोटे से गुप्त राज्य को साम्राज्य में बदलने के जो भी कृत्य थे, वो सारा वर्णन जो है किसमें है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति मैंने बताया, यह तो पता ही चलता है कि समुद्रगुप्त के पिता ने उसकी योग्यता पर मुग्ध होकर उसे उत्तराधिकारी बनाया। इसके बाद समुद्रगुप्त के इस प्रयाग प्रशस्ति में उसके विजयों का पूरा वर्णन है। इसी में वे सारे युद्ध वर्णित हैं जो समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विजय के क्रम में किए, जैसे आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, फिर उसके बाद आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध, फिर उसके बाद दक्षिणापथ का युद्ध, फिर इसके बाद अटाविक राज्यों का युद्ध। यह भी कहा जाता है कि सीमांत राज्यों के जो पूर्वी और पश्चिमी भारत में थे, सीमांत राज्यों पर वहां भी उसने आक्रमण किया। यह भी कहा जाता है कि विदेशी राज्यों ने भी उसकी शक्ति और शौर्य से डरकर उससे संबंध स्थापित किया। ठीक है ना, तो समुद्रगुप्त के इन्हीं विजयों के माध्यम से समुद्रगुप्त एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में और अपने कुछ गुणों को धारण करते हुए एक महानायक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता। अब आर्यावर्त का प्रथम युद्ध क्या था? अब आर्यावर्त किसको कहते हैं? जनरली आर्यावर्त माने पूरा भारत मानते हैं, लेकिन भारतीय साहित्य में आर्यावर्त का मतलब ये होगा कि हिमालय से लेके विंध्याचल पर्वत के बीच का इलाका तथा पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच का जो इलाका है वो भारत के साहित्य में आर्यावर्त कहा जाता है। यानी सबसे पहले समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कुछ छोटे से 3 राजाओं से युद्ध किया, जिसको आर्यावर्त का प्रथम युद्ध कहा जाता है। बाद में इन राजाओं में कई और राजा मिल गए, 9 राजा हो गए। उन राजाओं से समुद्रगुप्त ने युद्ध किया और उनको परास्त किया, उसको कहते हैं आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध। इसके बाद कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं के संघ को हराया जो दक्षिण भारत में राज करते थे। ठीक है ना, इसे कहा जाता है दक्षिणापथ का युद्ध। अर्थात अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में, पूरे भारत के एकीकरण के क्रम में समुद्रगुप्त ने समस्त उत्तर भारत के राजाओं को परास्त कर एक छत्र शासन की स्थापना की। असुर विजय का यहाँ पे उसने उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें उनके राज्य को अपने राज्य में बलपूर्वक मिला लिया। लेकिन कहा जाता है कि दक्षिणापथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने धर्म विजय का उदाहरण प्रस्तुत किया। भ्रष्ट राज्य वंश प्रतिष्ठा, माने यहां पर उसने राज्यों को पहले जीता और उसके बाद पुनः उनको अपने अंडर में राज्य करने का अधिकार
दे दिया। ठीक है ना, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, पहले ग्रहण किया फिर उनको मुक्त कर दिया। इसके बाद समुद्रगुप्त ने जंगली राज्यों पर अटैक किया, सीमांत राज्यों को परास्त किया। कहा जाता है भारत में गणराज्यों का अंतिम रूप से पतन कब हो गया? समुद्रगुप्त के सैनिक अभियानों से। ठीक है ना, समुद्रगुप्त के इन विजय अभियानों से कहा जाता है कि इसका इतिहासकार स्मिथ इतना प्रसन्न हो गया कि समुद्रगुप्त को उसने भारत का नेपोलियन कहा था। लेकिन मैंने अभी आपको शुरू में ही बता दिया था कि निश्चय ये कोई बहुत अच्छा या उम्दा उपाधि समुद्रगुप्त के लिए नहीं है, क्योंकि नेपोलियन युद्धों में परास्त हुआ था, समुद्रगुप्त किसी युद्ध में परास्त नहीं हुआ था। समुद्रगुप्त की महानता का एक और बढ़िया एग्जाम्पल यह मिलता है कि उसके लिए एक कहावत है कि वह जितने अच्छाई से हाथ में तलवार पकड़ सकता था, उतनी ही अच्छाई से वह हाथों में कलम भी पकड़ सकता था। यही कारण है कि समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। यानी जितना वो तलवार का जितना वह धुरंधर था, उतना ही ज्ञान का भी पारखी था। इसीलिए उसे कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई थी। वह अपने आप को कविराज भी कहता था। कहा जाता है कि संगीत का इतना ज्यादा वह प्रिय था कि वीणा का बहुत बढ़िया वादन करता था। ठीक है ना, एक प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा सम्राट वीणा वादक था। ठीक है ना, तो समुद्रगुप्त जो है वो वीणा वादक भी था, यानी संगीत से उसे प्रेम भी था। कहा जाता है कि समस्त उत्तर भारत और दक्षिणापथ के राज्यों को जीतकर समुद्रगुप्त ने छोटे से राज्य को साम्राज्य में बदल दिया। यानी उत्तर भारत का, यानी मौर्य काल के बाद भारत में एकीकरण की शक्तियां जो समाप्त हो चुकी थी, उसको एक बार पुनः एकीकरण करने का काम किसने किया? समुद्रगुप्त। चाहे वह तलवार का योद्धा हो, चाहे वो ज्ञान का पारखी हो, इस प्रकार से समुद्रगुप्त हमारे समक्ष एक महानायक के रूप में आता है। मैंने बताया था महानायक चाहे वो राजा हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, वह समस्त व्यक्ति जो इतिहास के पृष्ठों पर क्रांतिकारी परिणाम उत्पन्न करते हैं, निश्चय ही हमारे महानायक होते हैं। यही कारण है अपने कृत्यों से, अपने ज्ञान से समुद्रगुप्त भी इतिहास के पन्नों पर महानायक बन जाता है। ठीक है ना, ठीक इस प्रकार आज हमने महानायकों के क्रम में समुद्रगुप्त पढ़ाया। नेक्स्ट चैप्टर में एक नए महानायक के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।